नमस्कार कुमुद जी। गौरव आपका स्वागत करता हूँ इंद्रधनुष थिएटर की तरफ से। और बहुत बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि आज आपने समय निकाला हमसे एक वार्तालाप करने के लिए। इंद्रधनुष के रंग, हमारे ग्रुप का नाम इंद्रधनुष और ये सीरीज इंद्रधनुष के रंग, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं आर्टिस्ट को रीच आउट करें, अलग अलग आर्टिस्ट को जो सिनेमा और थिएटर से जुड़े हैं, और बस उनसे कुछ सीखने को मिले, उनकी बातों से कुछ जानने को मिले। ये टोटल ऑब्जेक्टिव है। तो आपसे भी कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। कुछ ऑडियंस प्रश्न भी हैं। तो पहला प्रश्न मेरा ये है कुमुद जी आपसे कि आप अपने सिनेमा के सफर के बारे में कुछ बताइए। सिनेमा के सफर के बारे में मतलब मैं 94 में ड्रामा स्कूल से एनएसडी से पास आउट हुआ हूँ और उसके बाद कुछ महीनों मैं दिल्ली में था, एक थिएटर वर्कशॉप कर रहा था और उसके बाद मुझे बॉम्बे से बुलावा आया एक फिल्म का ऑडिशन के लिए। पंडित सत्यदेव दुबे मेरे गुरु हैं, उन्होंने खबर की कि एक फिल्म का ऑडिशन चल रहा है, उसके लिए मैं बॉम्बे आया, मुंबई आया और उसके बाद फिर मैं एक बार मुंबई आया तो फिर वापस नहीं जा पाया। और हालांकि मेरी हमेशा से इच्छा रही थी थिएटर करने की, और मैं जब यहाँ आया तो भी मैं थिएटर ही कर रहा था प्राइमरली, अभी तक थिएटर ही कर रहा हूँ। सिनेमा शुरुआत एक फिल्म से हुई थी, सरदारी बेगम से, श्याम बेनेगल की फिल्म थी। तो वो एक अनुभव था अद्भुत। उसके बाद फिर मैं टेलीविजन करने लगा सर्वाइवल के लिए और सालों साल टेलीविजन किया। उसके बाद फिर बोर हो गया, एक तरह की ऊब आ गई कि क्या है, तो टेलीविजन छोड़ दिया। थिएटर तब भी लगातार चल ही रहा था और उसके बाद फिर कुछ साल बाद मुझे लगा कि काम करना चाहिए, शादी भी हो गई थी, तो सिनेमा शुरू कर दिया करना और लग था कि काम मिलता गया उसके बावजूद भी, और करता जा रहा हूँ लगातार। जी। मुझे याद है कि स्वाभिमान में आपकी कोई भूमिका थी। जब मैं छोटा था तो स्वाभिमान देखता था बचपन में, तो आई थिंक उसमें आपने एकनाथ का रोल किया था, ट्रेड जी यूनियन जी जी वो जी। था। हालांकि ये मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूंगा, जब आप मूवीज में आए तो मैं रिकलेक्ट नहीं कर पाया कि आप वही एकनाथ हैं। तो मैंने मूवीज में वो आपको मैं भी नहीं पहचान पाता हूँ कि मैं वही था। मुझे भी कई बार तस्वीरें मिलती तो मुझे लगता है मैं किसी और आदमी को देख रहा हूँ। इवॉल्विंग जर्नी है ये, आई थिंक। आदमी बदलता रहता है और आदमी किरदार बदलते रहते हैं, तो डेफिनेटली मतलब आप जब शुरुआत करते हैं और जब एंड करते हैं या बीच में, तो काफी अंतर होता है आपके रोल्स में भी, और आप खुद एज अ पर्सन भी बदल जाते हैं। तो ये एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है। जी बिल्कुल। और मैं अगला चीज पूछना चाहूंगा, जी जी। सबसे चैलेंजिंग रोल आज तक आपके लिए कौन सा रहा आपने? ये जवाब बड़ा मुश्किल है असल में कि चैलेंजिंग रोल कौन सा है। आ, मतलब हर पात्र जो आप करते हैं, हर कैरेक्टर जो आप करते हैं, वो लगभग उतना ही चैलेंजिंग होता है। डिपेंड करता है स्क्रिप्ट कैसी है। अगर स्क्रिप्ट आपको चैलेंज कर रही है तो आपका पात्र उतना ही चैलेंज हो रहा है कि किस दुनिया में आप घुस रहे हैं असल में। वो दुनिया असल में तय करती है कि आपका ये काम कितना। कुछ कुछ एक काम होते हैं जो जिसमें किसी की दिलचस्पी नहीं होती है, निर्देशक की भी दिलचस्पी नहीं होती है, बाकी एक्टर्स की भी दिलचस्पी नहीं होती है, राइटर की भी दिलचस्पी नहीं होती है। पर जैसे हम आदतन रोज भोजन करते हैं, वैसे आदतन कुछ लोग फिल्म भी बना देते हैं। तो वैसे फिल्म का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ भी ऐसा सिनेमा बनता है जहाँ पे एक इंटेंट होता है, करेक्ट इंटेंट होता है, जिसकी वजह से बन रहा होता है, तो वो काम हमेशा आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आप उसमें जहाँ पे सब लोग असल में एक एक पैशन से जुड़े हों, वहाँ पे आपका काम उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो कैरेक्टर असल में कोई भी कैरेक्टर आसान नहीं होता है। आप मतलब कैसे कह सकता हूँ कि मैं ये वाला चरित्र था जो मेरे लिए आसान था। मतलब मैं अपना भी चरित्र अगर मैं खुद को भी करना चाहूँ तो मैं आसान नहीं होगा ना, क्योंकि मैं अपने बारे में कितना जानता हूँ। ये हम सबको लगता है कि हम बहुत जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं। तो जब हम अपनी खोज शुरू करते हैं तो पता चलता है कि अरे बाप रे, इतना तो हमें पता ही नहीं था। तो उसी तरह चरित्रों के साथ भी है। जो चरित्र हमें लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, असल में हम चैलेंजिंग ज्यादातर उस चरित्र को मानते हैं जिसमें बहुत ड्रामा हो। असल में जितना ड्रामा होता है चरित्र में उतना आसान होता है, क्योंकि उसमें सब कुछ स्क्रिप्ट में ड्रामा भरा होता है।
ज्यादा मुश्किल चरित्र वो होते हैं जिसमें बहुत कुछ लिखा नहीं गया है, बिटवीन द लाइंस है, तो वो तो उस तरह से मेरे ख्याल से अभी तक मुझे तो असल में सारे कैरेक्टर जो मैंने किए मुश्किल ही लगे हैं, और जहाँ पे मैं वो उस सिनेमा की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लोग यूं ही कर देते हैं, वो भी असल में उतना ही चैलेंजिंग रहा है एज एन एक्टर। तो असल में सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो मतलब मैं अगर जिसको कहते हैं कि क्योंकि मेरी याददाश्त कमजोर है तो मैं हमेशा वही रेफर करूंगा जो लास्ट काम किया है, जिससे थप्पड़ किया है, तो वो सबसे मुश्किल लग रहा था मुझे। उसके पहले आर्टिकल मुश्किल लग रहा था, उसके पहले मुल्क मुश्किल लग रहा था, मतलब आप जितना पीछे जाएंगे वो सारे मुश्किल ही लगते जाएंगे। तो हाँ असल में मुझे एक आपका रोल पर्सनली, ये पर्सनल फीलिंग है, मुझे आपका बहुत अच्छा लगा जिसने दिल जीत लिया। आई थिंक रोल तो सारे आपने बोला चैलेंजिंग थे और यूनिक थे अलग अलग। वो था एयरलिफ्ट का। एयरलिफ्ट में मुझे लगता है जो स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो टर्निंग पॉइंट होता है वो आप ही का था। एंड व्हेन ही सेज वेल डन कोहली, जब अक्षय कुमार जी बोलते हैं वेल डन कोहली, आपने कोहली जी की का किरदार निभाया था, वो दैट मोमेंट उसने वहां पे, और आपका बस मुझे याद है, सीन याद है, आप एक बहुत ही रिलैक्स वे में आपने स्टेप बैक लिया और आप ऐसे लीन होके बैठे। मतलब जब आपने आपने आपको पता लगा वो काम हो गया है, वो गेट खुल गया है, तो वहां पे पूरी ऑडियंस सडनली हॉल में, क्योंकि मैं हॉल में देख रहा था, सडनली एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग, या देयर वाज अ साई ऑफ रिलीफ। एक टेंशन बन चुकी थी तब तक। तो मुझे लगता है वहां पे वो जो ट्विस्ट था वो मुझे पर्सनली बहुत भा गया। और उस समय से मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, उस समय से मैं ज्यादा आपको फॉलो कर रहा हूँ एयरलिफ्ट के उस रोल के बाद से। तो तब से मुझे लगता है कि नहीं, आई जब आप होते किसी मूवी में तो आई डेफिनेटली इंश्योर कि मैं क्लोजली ऑब्जर्व करूं कैसे आप कर रहे हैं। नहीं, एलिफ्ट का पात्र जो कैरेक्टर है वो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। अगेन वही जो मैं बात कर रहा था कि जो बिटवीन द लाइंस वाली बात होती है, उसमें बहुत कुछ था जो चरित्र के लिए जो उन्होंने स्पेस खुली छोड़ी थी डायरेक्टर ने, तो इसलिए वो चैलेंजिंग हो गया। और जो मोमेंट की बात कर रहे हैं वो तो स्क्रिप्ट की खासियत है कि वो ड्रामेटिक मोमेंट स्क्रिप्ट में है, लेकिन एक चरित्र के रूप में उसमें बहुत ऑब्वियस ड्रामा नहीं है। सो जो ड्रामा है वो इंटरनल है। अगर वो कम्युनिकेट हो जाता है तो वो असल में एक अलग तरह का सुख देता है। तो या बिल्कुल आप ऑब्वियसली एग्री करता हूँ मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि ज्यादातर आप कैरेक्टर आर्टिस्ट का रोल निभाते आ रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि आजकल सिनेमा में इसके इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है? जैसे कि कुछ समय पहले, स्पेशली 90s में या अर्ली 2000 में, ज्यादा मूवीज ऐसी आती थी जो कम्प्लीटली वन हीरो ड्रिवन होती थी, पूरी स्टोरी उसके इर्द गिर्द बनाई जाती थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस वेटेज रहती थी। पर आजकल क्या आपको लग रहा है ऐसा सिनेमा बन रहा है जब बहुत से कैरेक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट भूमिका होती है उनकी मूवी में या मूवी को आगे बढ़ाने में? नहीं, कैरेक्टर रोल्स जो हैं उनका हमेशा से उतना ही महत्व रहा है। मतलब आप चाहे कोई भी सिनेमा देख लीजिए, पुराना सिनेमा भी देख लीजिए, वहां भी कैरेक्टर रोल्स की अपनी भूमिका रही है। असल में हम उसको बहुत ज्यादा महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि उस दौर में ये होता था कि एक आदमी ने अगर एक कैरेक्टर किया है तो वो लगभग पूरे जीवन वही कैरेक्टर करता था, तो हमको उसकी आदत हो जाती थी। तो जिसकी आदत हो जाती है हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, और हमको पता होता है ये आदमी क्या करेगा। अगर प्राण साहब आएंगे तो क्या करेंगे, या रंजीत आएंगे तो क्या करेंगे, या निरूपा राय जी आएंगे तो क्या करेंगे, हमको पता। हमारे एक प्रेडिक्टेबिलिटी होती थी। मुखरी साहब आएंगे तो उनकी भूमिका क्या होगी, महमूद साहब आएंगे तो उनकी भूमिका क्या होगी। और वो भूमिका हम मान के चलते थे कि ये जो एक सेट फॉर्मूला था जिसके तहत वो फिल्में बनती थी। लेकिन चरित्र कलाकार की भूमिका जैसे इफ्तिखार साहब थे, तो मतलब लगभग उन्होंने जो अपने जीवन का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो पुलिस की भूमिका करने में निभाया। तो उनके आते ही हमें पता हो जाता था कि ये क्या करने वाले हैं और इनकी भूमिका क्या होने वाली है। तो इसलिए तो भूमिका तो हमेशा से कैरेक्टर आर्टिस्ट की वो रही है जो रही है हमेशा से, तो अभी भी वही है। अब ये है कि अब जो डायरेक्टर्स हैं वो ज्यादा चैलेंज लेने लगे हैं। अब ऑडियंस भी ज्यादा, जिसको कहते हैं कि चैलेंज ले रही है। वो मुझे, अगर मैं एक ही तरह की भूमिका करूंगा तो हो सकता है तीसरी फिल्म के बाद मुझे नकार दे, बोले कि ये तो वही बात हो रही है। तो आपको अपने आप को रिडिस्कवर करना पड़ता है। डायरेक्टर्स नए नए कैरेक्टर्स के साथ चैलेंज ले रहे हैं, नए एक्टर्स के साथ चैलेंज ले रहे हैं, तो उनको भी एक ताजगी चाहिए होती है। और जो हमारे जो मेन जो स्टार्स हैं वो अब अनप्रेडिक्टेबल भूमिका ले रहे हैं। पहले पहले उनका उनका भी रोल तय था, जैसे कैरेक्टर आर्टिस्ट का रोल तय था, उसी तरह से
मेन एक्टर का रोल भी तय था या स्टार का रोल भी तय था कि वो यही करेगा। अब कॉमर्शियल सिनेमा में भी उनकी भूमिका भी बदल रही है, वो भी डिफरेंट चैलेंजेस ले रहे हैं। तो अब कोई भी चीज असल में तय नहीं है। तो हमारे लिए भी असल में हर बार जब आप स्क्रीन पे आएंगे, हर बार जब आप नया काम करेंगे, तो आपको नए सिरे से अपने आप को डिस्कवर करना पड़ेगा एज एन एक्टर। भूमिकाओं में कुछ नया लाना पड़ेगा, नया नहीं लाना पड़ेगा, जो भूमिका की जरूरत है वही लाना पड़ेगा, और उसको उस ऑथेंटिसिटी के साथ। पहले फिल्में पर्सनालिटी ड्रिवन होती थी कि अगर अगर रंजीत साहब हैं या प्रेम चोपड़ा साहब हैं या प्राण साहब हैं, तो हमें मालूम होता था कि ये भूमिका, मतलब अगर आप कालिया, सांबा, शोले से जो चरित्र हैं जो आज तक हमारे जहन में बसे हुए हैं, वो इसलिए बसे हुए हैं कि उनकी एक छाप है। और क्या हुआ कि वो जो जो चरित्र थे, उनको हमने उसके बियॉन्ड कभी चैलेंज नहीं किया निर्देशकों ने, जबकि वो बेहतरीन कलाकार थे। आज समय उस लिहाज से थोड़ा बेहतर है, जहां हम लोगों को असल में डायरेक्टर्स चैलेंज ले रहे हैं, हमको डिफरेंट भूमिकाएं दे रहे हैं। मैं एक ही निर्देशक के साथ 3 फिल्में करता हूं, और तीनों फिल्मों में मेरी अलग भूमिका होती है। और ये डायरेक्टर का प्रेम है अपने क्राफ्ट को, अपने काम को लेकर के, और एक एक्टर को लेकर के, कि वो चैलेंज देता है क्योंकि उसको लगता है कि ये भूमिका निभा पाएगा। तो हाँ, एक लिहाज से समय बहुत अच्छा है काम करने के हिसाब से, लेकिन चरित्र जो कलाकार, कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, उनकी भूमिका हमेशा से उतनी महत्वपूर्ण रही है, कभी कमतर नहीं हुई है। आप मतलब अगर पुरानी फिल्में याद करेंगे तो आप असल में आप बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट को याद करें। मतलब अगर आप ये भी कहें कि जितेंद्र साहब की जो फिल्में थी, हिम्मत वाला, मवाली, जस्टिस चौधरी, तो उसमें एक कांस्टेंट थे कादर खान साहब और शक्ति कपूर साहब। तो मतलब आप उसको उन फिल्मों को उसके बगैर इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप उसे इत्तेफाक रखते हो फिल्मों से या ना रखते हो, लेकिन आप उनके बगैर वो फिल्में इमेजिन नहीं कर सकते हैं। नहीं, सही सी बात है। मैं बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि ग्रोइंग अप डेविड धवन जी की भी बहुत सी मूवीज देखी हैं, गोविंदा की, और उसमें उनके साथ होते थे कादर खान, जॉनी लीवर। तो कभी वो किसी के पिता बनते थे जॉनी लीवर, या कभी कभी सतीश कौशिक उनके फ्रेंड बनते थे, मैनेजर बनते थे। एक ही तरह के रोल थे, लेकिन वो लोग स्टोरी को इतना इंटरेस्टिंग बनाते थे कि उनके बिना इमेजिन हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है। और जी मुझे भी ऐसा जी लग रहा है, आप सही कह रहे हैं। एक हमने चीज पढ़ी थी स्टैनिस लेविस की एक्टिंग टेक्निक में, कि एक्टर्स की प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। एक बार प्रिडिक्टेबल हो जाए तो फिर वो एक्टिंग का उतना असर नहीं रहता है। तो आई थिंक वो लोग प्रिडिक्टेबल बन गए, जैसा आपने बोला, एक तरह के रोल्स करने लगे, तो शायद हम उनको धीरे धीरे उनको देख कर भी शायद अनदेखा कर गए। हमारी नजर एक्टर पे ज्यादा रहती थी, और ये लोग एक ही तरह के रोल्स कर रहे थे। तो शायद ऐसा हो सकता था कि अब वो चैलेंज ज्यादा अच्छे से अवेलेबल है, और अब एक्टर्स भी और नहीं, वो भी। वो असल में वो क्या है ना, वो एक तरह के रोल नहीं कर रहे थे, उनसे एक तरह की भूमिकाओं की अपेक्षा की जा रही थी। हाँ, मतलब अगर आप उनको दूसरे तरह के पात्र देंगे, अब जैसे ऋषि कपूर साहब को आप अगर लें, तो उन्होंने पूरी जवानी एक तरह की भूमिकाएं की हैं, लेकिन जैसे ही उनको दूसरे तरह के एक समय के बाद उनको जिस तरह के चैलेंजिंग रोल्स दिए गए, आप देखिए कि वो बिल्कुल ही एक अद्भुत अभिनेता के रूप में दूसरे तरह से निकल करके आने लगे। उन्होंने अपने आप को रिडिस्कवर किया। तो वो तो आप किस तरह का चैलेंज एक्टर को देते हो। तो सारे जो अभिनेता हैं, जब इन्होंने जो ये भूमिका कर रहे थे, तो मैं अद्भुत आश्चर्य से देख रहा था। और मैं उसमें ये भी संभावना देख पा रहा था कि काश इनको अगर कुछ और भूमिकाएं दी जाती, अलग तरह की भूमिकाएं दी जाती, तो वो भी चैलेंज उसी तरह से स्वीकार करते। लेकिन उस समय भूमिकाएं वही दी जा रही थी। मतलब आपके पास अगर विकल्प ही नहीं है तो आप क्या करेंगे। क्या जी करें, सही सी बात है, सही सी। इस मामले में मैं समहाउ कहना चाहूंगा, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, पर मुझे लगता है कि अनुभव सिन्हा सर ने भी अपने फिल्मों के जिस तरह की अब फिल्में उनकी आ रही हैं, कंप्लीटली एक अलग पैटर्न की आ रही हैं, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है। उनकी पहले की फिल्में और अब आप देखिए पिछली तीनों फिल्में has made audience to think, has made audience to stop for a while। मुल्क हो, चाहे आर्टिकल हो, चाहे थप्पड़ हो, एंड क्रिटिकली भी बहुत अक्लेम्ड है, मेन स्ट्रीम होते हुए भी क्रिटिकली भी अक्लेम्ड है। तो उनका भी मुझे
डायरेक्शन बहुत पसंद आ रहा है, जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। तो आई एग्री विद यू समवेयर। ये चैलेंज एक्टर्स को और डायरेक्टर्स को, दोनों को एक दूसरे को देना पड़ता है कि आर दे ओपन इन गोइंग टू अनकंफर्ट जोन, जहाँ इतना कंफर्ट ना। बात सही है। अच्छा, अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न और पूछूंगा, उसके बाद हम ऑडियंस क्वेश्चन लेंगे। वो ये कि सिनेमा में जब आप आए, थिएटर तो आप कर ही रहे थे टीवी से, तो बिकॉज आप करना चाहते थे कि आपने सोचा कि चलो आजमा के देखता हूँ, मौका मिला है, कि पहले से माइंड में था कि नहीं सिनेमा करना है? वो कैसे हुआ? नहीं, सिनेमा मेरे दिमाग में कभी माइंड में नहीं था, मुझे थिएटर ही करना था। और मैं बॉम्बे आके मैं थिएटर ही कर रहा था, प्राइमरी थिएटर कर रहा था, सर्वाइवल के लिए मैं टेलीविजन कर रहा था। तो सिनेमा कभी मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि मुझे सिनेमा करना है। जब मैंने करना शुरू किया तो मैंने एंजॉय करना शुरू किया, और तब मुझे उसकी जो उसका खासियत है, उस मीडियम की जो खासियत है वो मुझे समझ में आई। तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन मैं मुंबई सिनेमा करने के लिए नहीं आया था, मैं एक ऑडिशन के लिए आया था, एक फिल्म के ऑडिशन के लिए आया था। वो देने के बाद फिर मुझे लगा कि मुझे थिएटर करना चाहिए, तो मैं थिएटर कर रहा था। फिर मुझे लगा पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि रहूंगा कैसे शहर में, तो मैं टेलीविजन कर रहा था। फिर टेलीविजन से बोर हो गया, तो मुझे लगा कि अब मुझे सिर्फ थिएटर करना है। फिर थिएटर करते करते फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे सिनेमा करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे चाहिए और शादी हो गई है, तो फिर सिनेमा करने लगा। और अब मैं सिनेमा को सिनेमा के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे मीडियम जो है ना, मुझे अब एक्साइट करता है। तुलना तुलनात्मक अध्ययन तो नहीं हो सकता है सिनेमा और थिएटर का, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा अनफेयर था अपने असेसमेंट में सिनेमा के बारे में। मुझे लगता एक तरह का जिसको कहते हैं कि मुझे लगता था कि मैं थिएटर करता हूँ तो मैं ग्रेटर आर्ट कर रहा हूँ। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, हर कला का अपना एक वो होता है, अपनी खासियत होती है, उसकी अपनी स्पेशलिटी होती है। आप अगर उसमें आप जब तक आप उसका स्वाद नहीं चखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये ऑफ कोर्स सिनेमा में एंजॉय कर रहा हूँ, पर थिएटर तो चल ही रहा है, और थिएटर इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं प्राइमरली तो थिएटर से ही हूँ, तो वो तो खैर कोई दो राय नहीं। कभी हमको अगर मौका मिला आपका शो देखने का लाइव, तो हम जरूर देखना चाहेंगे, या कभी आप बैंगलोर में परफॉर्म कर रहे होंगे तो जरूर आके देखना चाहेंगे। जहाँ तक बैंगलोर का सवाल है, मैं बैंगलोर में लगातार परफॉर्म करता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बैंगलोर में रहते हुए मैंने कौमुदी वहीं किया है, वहीं जाकर 1.5 महीने रहा हूँ, और एक प्रोडक्शन है कौमुदी, वो हमने वहाँ पे वहीं ओपन किया है, और उसके शोज चल रहे थे। फिर हमने मुक्ति धाम वहीं 1.5-2 महीने रह करके किया है तैयार, वो भी अभिषेक का ही नाटक है। बिल्कुल। मैं अब आपसे कुछ ऑडियंस क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। पहला ऑडियंस क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि ये क्वेश्चन है नितिका का। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका आर्ट को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड आप खुद को किस तरीके से आर्ट से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं? मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मैं क्यों थिएटर से जुड़ा हूँ, जो मेरे लिए एक भूमिका है, और थिएटर मुझे बहुत सारी और विधाओं से जोड़ती है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो। तो वो जो मेरा अभी तक जितना अनुभव रहा है पूरे अब तक जो मैंने काम किया है, वो मुझे एक बेहतर जिसको कहते हैं ना, एक मोर इवॉल्व्ड बीइंग की तरह जो है ना, मुझे एक 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 उसका सुख मिला है, उसका सुख मैंने भोगा है। मैं अपने आसपास की दुनिया को लेकर के, अपनी दुनिया को लेकर के ज्यादा सुलझा हुआ महसूस करता हूँ, और उसकी बहुत बड़ी भूमिका कला की है। और कला की भूमिका असल में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ये दुनिया को एक तरह का एक शांत रस देता है, आपके अंदर एक तरह की जिसको एक सुकून देता है, आपको उद्वेलित करता है, आपको चैलेंज करता है, इंडिविजुअल के तौर पे भी और समाज के तौर पे भी। जब भी समाज में ऑपरेशन हो रहा होता है, तो कला उसके अगेंस्ट लड़ती है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे थिएटर हो, चाहे सिनेमा हो, वो हमेशा रिएक्ट करती है। तो मेरा कला की तरफ जो कला को लेकर ये है कि ये समाज के लिए
जिस तरह से बाकी लोग अपना काम कर रहे हैं, अपनी भागीदारी कर रहे हैं, कला की बहुत बड़ी जरूरत है, कला की समाज को और कलाकारों की समाज को। तो पहले मैं डिसमिसिव हो जाया करता था इस चीज को लेकर के कि हम क्या कर रहे हैं, जो लोग बाकी जो काम कर रहे हैं वो भी इतना इम्पोर्टेंट है, जो कि है, लेकिन हमारा काम कमतर इम्पोर्टेंट नहीं है। जी जी। अगला क्वेश्चन है शशांक का। हेलो सर, माय नेम इज शशांक और जैसा कि हम सब जानते हैं आप थिएटर और सिनेमा दोनों में एक बेहतरीन एक्टर हैं। तो हाउ डू यू कंपेयर सिनेमा और रंगमंच, और इनमें अगर आपको कोई कैरेक्टर मिलता है तो आप सिनेमा के लिए किस तरह से प्रिपेयर होते हैं और थिएटर के लिए क्या मेथड है जो आप फॉलो करते हैं? क्या दोनों के लिए सेम मेथड है या फिर आप उन दोनों को अलग ट्रीटमेंट देते हैं कंपैरेटिवली? ये समय असल में बहुत कम है कि मैं ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊँ, पर छोटे में अगर मैं कहूँ तो दोनों जो विधा होती हैं वो बिल्कुल अलग विधाएं हैं, तो उनकी अप्रोच भी बिल्कुल अलग होती है। थिएटर आप लोग कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि उसकी क्या प्रोसेस होती है, जहाँ पे एक पूरा समूह होता है जो 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितनी भी उस प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए आप साथ जुड़ते हैं, तो वो एक प्रोडक्शन का समय होता है। लेकिन थिएटर प्रोसेस का जो समय होता है वो सालों साल का होता है। तो वो आपका जो एक दूसरे से जो संपर्क होता है, कनेक्शन होता है, वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट नहीं होता है, वो उस थिएटर का जो दर्शन है उसके तहत होता है। सिनेमा में आप प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट जुड़ते हैं, तो उसके अलग चैलेंजेस हैं। आप एक चरित्र कर रहे हैं, हो सकता है उसी समय आप 3 और चरित्र कर रहे हों, अलग-अलग काम कर रहे हों। तो वहाँ पे आपकी प्रोसेस अलग होती है। अब वो प्रोसेस मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, दोनों की खासियत अलग है, दोनों की कमियां हैं जो अपने आप में अलग-अलग हैं। अ, तो या मतलब वो दोनों और दोनों को मैं बैलेंस कैसे करता हूँ, दोनों दोनों को अप्रोच कैसे करता हूँ, उसके लिए मुझे मतलब मैं जब थिएटर कर रहा होता हूँ तो 1.5-2 महीने में एक नाटक में कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता हूँ, उस समय मैं कोई भी और काम नहीं ले रहा होता हूँ, उस समय मैं सिनेमा नहीं कर रहा होता हूँ। जब भी जैसे मैंने भी नाम लिया, अभिषेक मजूमदार का नाम लिया, उनके साथ जब मैं बैंगलोर जाके काम करता हूँ तो उस टाइम, उस 1.5-2 महीने के दौरान मैं कोई भी और प्रोजेक्ट नहीं ले रहा होता हूँ, न थिएटर का, न ही सिनेमा का, क्योंकि वो मुझसे उतनी एनर्जी डिमांड करता है वो नाटक, तो वो मुझे उस कॉन्सेंट्रेट करके उसी में काम करना पड़ता है। सिनेमा के साथ आते, सिनेमा का काम जो है ना बहुत ही विस्तार में होता है, मतलब बहुत फैला हुआ होता है कि एक फिल्म शूट होती है, आजकल तो कोशिश करते हैं कि 40 दिन में हो जाए, लेकिन आपका काम कई बार 6 महीने खींचता है, कई बार साल भर खींचता है, कई बार 3 महीने खींचता है। तो आपको उस हिसाब से अपने आप को उस कॉन्टिन्यूटी में आपको तैयार रखना पड़ता है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना पड़ता है, और आपको जाके छोटे-छोटे टुकड़े शूट करने पड़ते हैं, आपको एक पूरा नाटक नहीं करना पड़ता है। ओके सर, अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, और ये क्वेश्चन है मयंक का। हेलो कुमुद सर, आई एम मयंक। क्या आपको कोई ड्रीम रोल है जो आप अदा करना चाहते हैं? हम अगर ड्रीम रोल कहते हैं तो हमको लगता है यही सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर है जो मैं करूंगा और मैं एक दिन प्रमाणित कर दूंगा अपने आप को। ऑफ कोर्स मुझे लगता है जो चरित्र मेरे पास आता है, और मुझे अब तक थिएटर में भी मैंने अपने आप को ऐ- ऐसे मोमेंट्स पे असल में सबसे चैलेंजिंग मोमेंट्स पाए हैं जहां पे मेरी भूमिका सिर्फ स्टेज पे 3 मिनट की रही है या 4 मिनट की भूमिका रही है। वो चरित्र मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत इनसिक्योर था उस समय। मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये भूमिका मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और और ये काफी साल थिएटर करने के बाद अचानक से मुझे एक में ऐसा मौका लगा जहाँ पे मुझे सिर्फ एक भूमिका करनी थी, जो स्टेज पे सिर्फ 4 मिनट रहती है, 5 मिनट रहती है वो भूमिका, वो चरित्र रहता है स्टेज पे 4-5 मिनट, और 1.5-2 घंटे के नाटक में। तो मुझे लगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, और ये तो पता भी नहीं चलेगा लोगों को। असल में आप कोई भी भूमिका कर रहे होते हैं, अगर आप उसको ट्रूथफुली करेंगे और अगर आप उसकी परतें खोलेंगे, तो आपको वो उतना ही चैलेंजिंग लगेगा जितना आपको हैमलेट लगेगा।
या मैकबेथ लगेगा या सखाराम बाइंडर लगेगा। तो वो मतलब ये हम लोगों को मैं इसमें फर्मली बिलीव करता हूँ कि कोई भी भूमिका है, आप अगर उसको कर रहे हैं, आप उसमें क्या नया ला रहे हैं और उस भूमिका की परत को कैसे खोल रहे हैं, वो अपने आप चैलेंजिंग बन जाता है। तो कभी ऐसा कैरेक्टर आएगा जो आपको, जैसे कौमुदी मैंने किया है, वो उसको आप कहने को कह सकते हैं कि कौमुदी का जो चरित्र है वो बहुत चैलेंजिंग है, पर उतना ही चैलेंजिंग साइकिल वाला एक नाटक है, उसका डाकू का चरित्र भी उतना ही चैलेंजिंग था मेरे लिए। मतलब मतलब जो प्रोसेस थी, जो भय था अंदर, वो भय उतना ही था असल में कि मैं फेल ना हो जाऊं। और या तो ऐसी कोई ड्रीम भूमिका नहीं है। मतलब जब भी मैं किसी अच्छे अभिनेता को अच्छा काम करते हुए देखता हूँ, किसी भी अभिनेता को अच्छा काम करते हुए देखता हूँ, तो मन में एक सुखद ईर्ष्या होती है। मुझे लगता है ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा तो वाह ही निकल पाता है। मुझे लगता है क्या, अब बहुत सारी ऐसी भूमिकाएं हैं जो मैं नहीं कर सकता हूँ। जब मैं किसी और अभिनेता को देखता हूँ करता हूँ, मुझे लगता है शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, और फिर मेरी लड़ाई शुरू होती है कि अब मैं यहाँ तक कैसे पहुंचूंगा, अगर वो भूमिका मुझे मिली होती तो मैं कैसे करता। तो ये यात्रा है। नहीं, सही बात है। कई बार प्रतिस्पर्धा होती है हमें, और ये प्रतिस्पर्धा एक्चुअली अच्छी चीज है, क्योंकि ये हमें फिर वो चीज सोचने में मजबूर करती है जो शायद नॉर्मली दिमाग में ना आती, हमारी सोच से परे होती है। हमें लगता कि नहीं, अरे ओके, ऐसा रोल भी है, क्या ऐसे किया जा सकता है? और फिर हम अपने आप को एक चैलेंज देते हैं, नॉट टू फील जेलस बट टू टेस्ट आवरसेल्व्स कि क्या हम उस पर खरे उतर सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ उस चीज को, तो वो बहुत जरूरी होती है। ओके, अगला प्रश्न प्रज्ञा का है हमारे ग्रुप से। हेलो कुमुद सर, हमने आपको ज्यादातर सीरियस रोल में ही देखा है। क्या आपने कभी फुल कॉमिक रोल करने का नहीं सोचा? और आप अपने आप को प्रिपेयर कैसे करते हैं हर एक रोल के पहले? आउट एंड आउट कॉमेडी मतलब मुझे नहीं पता। मैंने स्टेज पे तो किया ही है, लेकिन मैं चरित्रों को कॉमेडी रोल्स और सीरियस रोल्स के लिहाज से नहीं देखता हूँ। हर चरित्र में एक ह्यूमर का एक पुट होता है, जो अगर आप सारी जो अनुभव जी की भी फिल्में देख लीजिए या बाकी फिल्में भी देख लीजिए, तो आपको उसमें लगेगा कि हमेशा उस चरित्र में एक तरह का एक ह्यूमर है। ह्यूमर का फॉर्म बदल जाता है। किसी में बहुत ही कड़वा ह्यूमर होता है, किसी में उच्छृंखल ह्यूमर होता है। तो यहाँ लेकिन आउट एंड आउट कॉमेडी जब हिस्से आएगा तो करेंगे सिनेमा में। अभी तक तो वही आ रहे हैं जो मुझे लगता है कि मैंने मतलब कॉमेडी की है, सिनेमा में भी की है, लेकिन उस तरह से जिसको कह रहे हैं ना कि अगर आप ये कहें कि फुल फ्लेजेड कॉमिक रोल पूरी नहीं, भूमिका उस तरह से, तो वो शायद अभी नहीं आया। तो या जब आएगा तब देखेंगे। अभी तो खैर, अभी तो जो मिल रहा है उसी से काम चल रहा है। नहीं सर, जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब हम सभी उसको, मतलब आर्टिकल का रोल भी, वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का रोल करना, जबकि पूरी जगह ऐसा माहौल है, आई थिंक वो अपने आप में एक कंट्रास्ट दिखाता है कि ये भी एक तबका है, ये भी एक बिलीफ है, ये आइडियोलॉजी है। तो सर जो आप कर रहे हैं वो रोल अच्छे कर रहे हैं, बट आई थिंक शायद लोग और ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि अब आप ये भी करें, ये भी करें। ओके सर, ये क्वेश्चन जो है, ये अगला क्वेश्चन है तनुश्री का। हेलो कुमुद सर, मैं तनुश्री। मैं ये आपसे पूछना चाहती कि बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं लीड रोल पाने में, थिएटर हो, मूवी हो, कुछ भी हो, बट क्या आपने उस स्ट्रगल को एंजॉय किया? मुझे तो पता भी नहीं कि स्ट्रगलिंग पीरियड क्या होता है असल में, क्योंकि हाँ मतलब मैं जिस विधा में आया हूँ वो विधा में एंजॉय कर रहा हूँ, तो स्ट्रगल तो मुझे नहीं समझ में आता है। और मैंने शायद उस तरह से संघर्ष किया भी नहीं। मुझे काम आसानी से मिल गया है, तो मैं इसको लेकर के बहुत, जिसको कहते हैं, बहुत उच्छृंखल नहीं हो सकता हूँ कि हाँ, मेरे अपनी हर आदमी का अपना अपना संघर्ष होता है, और हम स्ट्रगल का हम अक्सर अर्थ ये लगाते हैं कि जो भूखा है, जिसके पास खाने को नहीं है, जो सड़क पे सो रहा है, सिर्फ वही संघर्ष होता है। संघर्ष जब आप आर्ट के हिसाब से देखते हैं तो
बहुत व्यापक होता है। उसमें सिर्फ इस बात का संघर्ष नहीं होता है कि आपको काम मिल रहा है या नहीं, आपको काम मिल रहा है उसका अपना एक संघर्ष होता है। उसको कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो बड़ा संघर्ष होता है। आप जिस मीडियम में काम कर रहे हैं उस मीडियम के लिए आप सक्षम भी हैं कि नहीं, ये खोज भी अपने आप में बहुत बड़ा संघर्ष है। मुझे लगता है कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, अपनी यात्रा पे विश्वास करना चाहिए, और उसका सुख और दुख जो है वो आपको भोगना चाहिए। मैं कोई और आदमी नहीं बन सकता। उसकी सफलता और उसकी असफलता जो है वो उसकी यात्रा है और मेरी अपनी यात्रा है। हाँ, अगर आप अपनी यात्रा से सीख नहीं पा रहे हैं तो दिक्कत जरूर है। अगर आपको कहीं आपको लगता है कि ये चीज वर्क नहीं कर रही है, कहीं दिक्कत आ रही है और आप उससे नहीं सीख रहे हैं तो समस्या है। और अगर मेरे पास कभी पैसे नहीं भी रहे हैं तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही है। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो बेचारे मुझसे बदतर स्थिति में रहे हैं हमेशा। और मैं वो काम कर पाने का सुख है मुझे, कम से कम जो मैं करना चाहता हूँ, हमेशा करना चाहता था, हमेशा मैं वो काम कर पा रहा हूँ। इससे बड़ा सुख नहीं हो सकता है। तो इसमें संघर्ष की कोई स्पेस ही नहीं है। संघर्ष की स्पेस आपके पास अगर कहीं है तो वो ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप कितने सक्षम और कितने बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। जी, मुझे लगता है सर आपने ये चीज बहुत अच्छे से समराइज की जब बोला कि चूंकि मैं वो कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता था। तो वंस यू आर लिविंग योर ड्रीम, तो मुझे लगता है कि वो संघर्ष या संघर्ष जो रहा है इवन ड्यूरिंग द जर्नी या स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी, वो भी एक मिठास में बदल जाता है, क्योंकि फाइनली आपने उस चीज को टेस्ट किया जिसके लिए आप हमेशा प्रयासरत थे। नहीं तो शायद आपको सिर्फ संघर्ष का पीरियड ही याद रहता। एंड सर आपने काफी हम्बली उसका आंसर दिया, मैं अग्री करता हूँ। मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, वो मेरी तरफ से है। वो ये है कि सर काफी चेंजेस आ रहे हैं इस विधा में, थिएटर में खासतौर से काफी एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है। आपको क्या लगता है कि हम थिएटर आर्टिस्ट को या फिर थिएटर मेकर्स को क्या पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे फोकस करना चाहिए ताकि वो ऑडियंस को और ज्यादा पसंद आए? बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज माइंड में जरूर है, अगर ओवरऑल इंडिया को लेके चलें, कि थिएटर थोड़ा एलिटिस्ट मीडियम है। जो लोग टेस्ट रखते हैं या चॉइस रखते हैं वो जानते हैं, और सिनेमा मासेस के लिए है। तो थिएटर के पर्सपेक्टिव में हम लोग क्या ऐसा कुछ रीइन्वेंट कर सकते हैं? कुछ आपने कभी सोचा है वेल करते वक्त, क्योंकि आप दोनों करते हैं तो आपके दिमाग में ऑफकोर्स कंपेरिजन आती होंगी कि नहीं यार थिएटर में भी ये चीज इन लोग को ट्राई करनी चाहिए। तो कुछ ऐसा संदेश या टिप देना चाहेंगे? इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूँ कि थिएटर एलिटिस्ट मीडियम है या बुर्जुआ लोगों का सुख है। ये हम लोगों का दम्भ है जो हमको ऐसा सोचने पर मजबूर करता है, बाध्य करता है। किसने कहा है? वो थिएटर हमेशा से थिएटर आम आदमी का माध्यम रहा है, हमेशा से सर्वहारा का माध्यम रहा है। वही एक माध्यम है जो आदमी को आदमी से जोड़ता है सीधे तौर पे। वही एक माध्यम है जो आप कहीं भी कर सकते हैं। आप सड़क पे करते हैं, आप घर में कर सकते हैं, आप छत पे कर सकते हैं, ऑडिटोरियम में कर सकते हैं, और करते रहे हैं लोग। आप जितने फोक फॉर्म्स देखेंगे वो सारे फोक फॉर्म्स लोगों के पास जाते हैं, वो लोगों की जमीन के साथ होते हैं। उसके लिए एक अलग जमीन नहीं तैयार करनी पड़ती है, वो उस जमीन से निकला हुआ होता है। तो ये अपने आप में सोचना ही, असल में ये हमारी दिक्कत है कि हम उस समाज से कट गए हैं। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने अपने आप को सर्वहारा से अलग कर लिया है। हम लोगों ने अपने आप को 12वीं मंजिल में, 5वीं 15वीं मंजिल में बैठा लिया है, और हम ऊपर से देखते हैं समाज को, जैसे कि हमारी सत्ता समाज को ऊपर से देखती है, जहाँ पे उनके लिए जो सर्वहारा है, जो काम कर रहा है, मजदूर है, आम आदमी वो दिखाई नहीं देता है। उसी तरह से थिएटर वालों को, थिएटर का जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको भी लगता है कि थिएटर असल में 5,000 की टिकट वालों का, 7,000 की, 3,000 की, 2,000 की टिकट वालों के लिए। ऐसा नहीं है। आप उस समय से अगर जुड़े रहेंगे, जिस समय में आप थिएटर कर रहे हैं, उस समाज से अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप उनका थिएटर करेंगे और लोग आएंगे देखने के लिए। अगर आप उससे कनेक्टेड ही नहीं रहेंगे, अगर आपका इन्फ्लुएंस ही सिर्फ वो एक, जिसको कहते हैं कि वो समाज से नहीं आ रहा है, आपकी प्रेरणा वहां से, उस समाज से नहीं आ रही जिस समाज में आप काम कर रहे हैं, तो वो समाज भी आपको देखने नहीं आएगा। वो समाज आपको तभी देखेगा जब आप उसकी बात करेंगे।
जब आप उससे कनेक्टेड रहेंगे, जब आप समाज के साथ एक संवाद स्थापित करेंगे। सिनेमा वो संवाद स्थापित करता है, भौंडे तरीके से करे, खूबसूरत तरीके से करे, कैसे भी करे, पर वो करता है संवाद, इसलिए लोग देखने जाते हैं। उस माध्यम का चमत्कार है वो अलग है, लेकिन थिएटर का उतना ही बड़ा चमत्कार है। ये जब 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 यात्रा होता है तो लोग हजारों की भीड़ में जाते हैं देखने के लिए, क्योंकि वो उनकी बात कर रहा है, वो उनको वो दुनिया दिखा रहा है, वो उनके संघर्ष जो भी जैसा भी, मैं उसको सिंप्लीफाई नहीं करना चाहता, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप समाज से जुड़े रहेंगे, समाज में जो हो रहा है उस पर रिएक्ट करेंगे, उसकी बात करेंगे, तो लोग आपसे संवाद स्थापित रखेंगे। ये मैं भोपाल के दिनों से जान रहा, ये मेरा अनुभव रहा है कि अगर मैं एक ग्रुप में काम कर रहा हूं तो वो ग्रुप दूसरे ग्रुप के नाटकों को नहीं देखता है, और देखता है तो पहले से एक हकारत की दृष्टि से देखता है कि ये क्या करेंगे। तो हम लोग की अगर अप्रोच ही वो है, तो फिर हम ये संवाद ही बंद कर दें कि हम थिएटर क्यों लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि हम खुद ही एक दूसरे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक समय था थिएटर में जब बड़े बड़े निर्देशक थे, वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे थे, लेकिन उनके बीच में जो संवाद था वो बहुत अद्भुत संवाद था। वो एक दूसरे से डायलॉग कर रहे थे और काम के बारे में क्रिटिसाइज कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, मतलब लड़ रहे थे आपस में एक दूसरे के काम को लेकर के कि ये मुझे पसंद नहीं, ये पसंद है। तो मतलब मुझे लगता है कि थिएटर के लिए जरूरी है कि हम एक तरह का संवाद स्थापित करें आपस में, एक दूसरे से, अपने बड़े सर्कल में, उससे बड़े सर्कल में, और ये भी मान के चलें कि हम थिएटर क्यों कर रहे हैं। थिएटर आपको वो पैसा नहीं देगा जो सिनेमा देगा। तो थिएटर अगर आप सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है रास्ता, आपके जो सपने हैं थोड़ा सा डिलेड चल रहे होंगे। आई थिंक यहीं पे एक लर्निंग छुपी है जो आपने बोली, संवाद। एंड मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि कहीं ना कहीं हम लोग दूसरे के काम को इतना रुक के अप्रिशिएट नहीं करते हैं, या फिर उतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जिससे पूरी कम्युनिटी ग्रो हो। आई एम श्योर जो आपने ये बात बोली है, इसको सबसे पहले तो मैं फॉलो करूँ अपने ग्रुप में, और उसके बाद हम लोग जितना हो सके इसको इस कम्युनिटी में, एटलीस्ट यहाँ की जो कम्युनिटी है बैंगलोर की, उसमें स्प्रेड कर सकें, उसमें यहाँ पे शेयर कर सकें। लेट्स सी बिल्कुल कैसा हो। अभी रिसेंटली हमने बैंगलोर हिंदी थिएटर करके एक इनिशिएटिव कुछ लोगों ने शुरू किया था, और वो काफी अच्छा गया, रिस्पॉन्स आया। तो हमारे लिए ये डेफिनेटली बहुत जानना जरूरी है कि किस तरह से अल्टीमेटली कला है सर, अल्टीमेटली हर इंसान कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर रहा है जिसने उसको काफी मेहनत और उम्मीदों से तैयार किया है। तो इतना तो हम लीस्ट कर सकते हैं कि उसके काम को सराहे, जाके वहाँ पे अवेलेबल रहे, मौजूद रहे, और अच्छा और जैसा भी फीडबैक दें। तो डेफिनेटली सर, आई थिंक देयर इज अ लर्निंग इन दैट। थैंक यू सो मच सर। मैं फिर से आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। आप आए यहाँ पे, आपने समय निकाल के बहुत सी बातें शेयर की। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।